This session is being recorded, and this is Sarasibo Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's session, we have a special episode on IELTS reading. आज जो सवाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके रीडिंग के सदाबहार सवाल है। कल हमारे पास एक सवाल इसी तरह का आया था, लिस्ट ऑफ पीपल। आपकी किस्मत अच्छी है, आज हमें इसी तरह का एक सवाल टकरा गया, लिस्ट ऑफ पीपल। ये जनरल रीडिंग आपको इस वक्त सामने नजर आ रही है, लेकिन देखें, मैंने कहा था ना कल कि जो जनरल रीडिंग का सेक्शन 3 होता है वो एकेडमिक रीडिंग पैसेज 1 और पैसेज 2 के वजन के बराबर होता है। काफी हेल्दी है, देखें। और उसके साथ नीचे ब्लैंक्स है और पार्टी खत्म नहीं भाई, फिलिंदा ब्लैंक्स भी है। अब सवाल कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ खत्म करेंगे, आज के सेशन में हम ये करने जा रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं पैसेज 2। देखिए, पैसेज 2 के अंदर वो सवाल आ गया जो कल भी मैंने आपसे कहा था। देखिए, ये एकेडमिक रीडिंग के अंदर पेपर पैटर्न फिक्स नहीं है। ये तो पैसेज हमने 1 के अंदर देखा था, तो हमने टॉपिक वाइज हम तैयारी करते हैं। तो हमने ये दो टॉपिक्स मंडे वाले सेशन के अंदर हम इसको टारगेट कर रहे होते हैं। फिर हमने कल देखा था देखो, अब ये सवाल जो जनरली देखा जाता है पैसेज 2 के अंदर ही, लिस्ट ऑफ हेडिंग और इसके साथ फिल ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन और फिल इन द ब्लैंक्स। कोशिश करेंगे आज आपके साथ एक ये सवाल भी डिस्कस करें, लिस्ट ऑफ हेडिंग। अच्छा, अब देखो, वेटेज ऐसा लग रहा है ना, दोनों एक ही लेवल के सवाल है। कोई इसमें ये नहीं कह सकता कि कौन सा एकेडमिक का है कौन सा जनरल का है। तो अपने जहन से ये बात पहले तो निकाल दें, एकेडमिक जनरल। आपको अपने कंटेंट और सवाल की प्रैक्टिस करनी है, लिस्ट ऑफ हेडिंग, लिस्ट ऑफ पीपल, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, अब मैं जा रहा हूं पैसेज 3 पर कि सर पैसेज 3 में क्या मिलेगा। आइए पैसेज 3 में चलते हैं। वेयर आर यू पैसेज 3? ये आपका पैसेज 3 है। पैसेज 3 में भी वही सवाल देख रहे हैं आप, कोई नई चीज ही नहीं है। एक आती है नई चीज, उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैंने 16 से 17 18 19 तो रिकॉर्ड किया था। अब मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूंगा 11 12 13, उस 3 बुक्स रिकॉर्ड करूंगा। क्या रिकॉर्ड करूंगा? एक सवाल आता है इसमें वो नजर नहीं आया। देखो, सारे सवाल वही चीजें, फिल इन द ब्लैंक्स, लिस्ट ऑफ हेडिंग, और नीचे तुम्हें ये जो यस नो नॉट गिवन है ये वही चीज है, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। कोई नई बात नहीं आई है। देखो, दोबारा दोबारा वही चीज, फिल इन द ब्लैंक्स, यस नो नॉट गिवन, और विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मैचिंग इंफॉर्मेशन। देखें, कोई नया सवाल ही नहीं आ रहा। अच्छा, ये एक सवाल आपको नजर आ रहा होगा, सेंटेंस कंप्लीशन। मैंने एक काम किया है, जितने सेंटेंस कंप्लीशन के सवाल आए हैं मैंने सब रिकॉर्ड कर दिए, क्योंकि ये शाज़ो नादिर आता है कभी कभार। तो आज सामने आ गया है। तो आज के सेशन के बाद 11 बजे मैं आपसे पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, और वो एक रिकॉर्डिंग है तकरीबन 1 घंटे की, जिसमें मैंने सारे ये सवाल डिस्कस कर दिए, कम कंप्लीट ईच सेंटेंस। तो उसको एक एपिसोड में बैठकर देख लेना बेटा, ताकि वो भी तुम्हारा क्लियर हो जाए कि अगर अल्लाह ना करे ये सवाल आ जाए। ठीक है, आसान ही होता है, इतना मुश्किल नहीं है ये। फिर ये एमसीक्यूज है। कोई नया सवाल अभी तक? लिस्ट ऑफ हेडिंग, यस नो नॉट गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स। आपने देखा कोई नई चीज आपको अभी तक पैसेज 3 के अंदर, बुक 12 के अंदर नजर नहीं आई। ठीक है, और जो मैं एक सवाल रिकॉर्ड करने का कह रहा हूँ वो सवाल इसमें है ही नहीं जो मुझे रिकॉर्ड करना है। चलिए, हम वापस जा रहे हैं सेक्शन 3 पर। आपकी मैंने चैट्स अपने पास ऑन कर लिए हैं। 2 सवाल आज बड़े इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, एक लिस्ट ऑफ पीपल, एक लिस्ट ऑफ हेडिंग, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए, अब सर कहाँ से शुरू करें? बस सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है, कहाँ से शुरू करें। देखो, जब सवाल आए ना तो तीनों सवालों को देखना। फिल 2 फिल इन द ब्लैंक्स के सवाल हैं और एक सवाल है लिस्ट ऑफ पीपल का।
अब सबसे पहला काम आप ये देखें कि ये जो नाम है, ये नाम कहाँ लिखा हुआ है। इस नाम को तलाश करें और स्कैन कर लें। तो आपने कहा सर ये रहा। पेपर में भी आप अगर कंप्यूटराइज दे रहे हैं तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। आपके पास हाईलाइट का ऑप्शन पेपर में कंप्यूटराइज रीडिंग में होता है। तो आप इसको यूं हाईलाइट कर लें कि आपके आपके लिए आसानी रहे। फिर अरब इंजीनियर्स भी आपको यहां मिल जाता है। फिर डाविंची फिर डाविंची जो है वो यहां मिल जाता है हमें। फिर मेलर्ड यहां हमें नजर नहीं आ रहा। खैर, हमें तीन लोग यहां पर नजर आ गए। अब इन तीन लोगों ने कौन सी बात कही है, बल्कि छह लोगों ने, तीन तीन छह बल्कि सात लोग हैं। इन सात लोगों ने कौन सी बात कही है। और कहीं पर देखो आज नहीं लिखा हुआ यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, यानी कि पांच राइटर्स की पांच बातों को आपको ढूंढना है। भाई कोई मुश्किल सवाल नहीं है। देखो तुम्हें सबसे पहला काम ये करना है। क्या काम किया तुमने? तुम चाहो तो लिस्ट ऑफ हेडिंग के, लिस्ट ऑफ पीपल के जितने सवाल हैं उसको एक एपिसोड में बैठकर सब निपटा सकते हो। लेकिन बस ये टेक्निक फॉलो करना जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। तुमने पहले नामों को स्कैन करना है। अच्छा, जब तुमने ये देख लिया ना, ये स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, तो से थैंक्स टू अल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करना, क्योंकि बस अब तुम्हें नामों को ढूंढना है। आओ तीन नाम और ढूंढते हैं। अब तुम्हें मेलर्ट का नाम चाहिए, तो मेलर्ट का नाम ये रहा। फिर तुम्हें चाहिए एक और नाम, और उसका नाम ये रहा। फिर तुम्हें चाहिए एक और नाम, मैरलिन, ये रहा, मैरलिन। फिर तुम्हें चाहिए जेडी, तो जेडी ये रहा। पेपर में ये काम पहले करना। अब तुम्हें देखो बेटा, बस इनकी स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और इनके स्टेटमेंट्स को इनसे मैच कर देना है। कोई दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क एट ऑल। फिर उसके बाद आपके पास ये पांच फिलिंदा ब्लैंक्स हैं। अब ये पांच फिलिंदा ब्लैंक्स कहां से मिलेंगी? आपने जेडी की बात खत्म हो गई तो आपने 36 को पढ़ा। तो देखें 36 में ये लिखा हुआ है मैकेनिकल थिएटर, और वहां पे भी लिखा हुआ है मैकेनिकल थिएटर। मुबारक हो, एक दो तीन चार पांच, पांचवा मार देंगे आप यहां से। आखिरी बात क्या है? ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी ये रही। अब तुम्हें इस बात की पेपर में इजाजत है कि तुम पहले फिलिंदा ब्लैंक्स करना चाहो तो तुम फिलिंदा ब्लैंक्स कर लो। तुम्हें इस बात की मेरी तरफ से इजाजत है, क्योंकि देखो इन दो पैराग्राफ्स में, आखिर के दो पैराग्राफ्स में कोई और चीज नहीं है, फिलिंदा ब्लैंक्स ही है। और फिलिंदा ब्लैंक्स को तुम, पांच फिलिंदा ब्लैंक्स को 3 मिनट में करने की आदत डालो। स्कैनिंग का फायदा हो गया। अब आपको पता चल गया कि आपके राइटर्स का डाटा कहाँ से मिलेगा। राइटर सात है, बातें आपको पांच ढूंढनी है। सही है। अच्छा, अब शुरू की तीन फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ है? अब ये वाली बातें कहाँ मिलेंगी? द एंशियन ग्रीक्स। तो इसके लिए एंशियन ग्रीक्स को ढूंढ लो। एंशियन ग्रीक्स कहाँ मिलेंगे? एंशियन ग्रीक्स, देखो एंशियन ग्रीक्स पहला नाम तो ये रहा। तो इसमें पहले पैराग्राफ में फिर क्या है? द एंशियन ग्रीक्स। तो और आखिर में क्या लिखा हुआ है? एजुकेशनल पर्पस। देखो सर का स्टाइल ऑफ स्कैनिंग, देखो आखिरी बात देखते हैं। एजुकेशनल पर्पस, तो एजुकेशनल पर्पस जो है वो यही होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिंग बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, दैट्स एन एजुकेशनल पर्पस। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पैराग्राफ है ये आपको +3 दे रहा है, और वो वाला पैराग्राफ +5 दे रहा है। अब तुम्हें ये 8 नंबर का काम सबसे पहले करना है। देखो अब तुम राइटर्स पढ़ोगे तुम्हें बहुत वक्त लगेगा, तो तुम पहले ये 8 नंबर जो तुम्हारे सॉलिड हैं, जिसमें तुम्हें टेंशन नहीं होनी चाहिए, तुम फौरन जाकर पहले अपनी फिलिंदा ब्लैंक्स को निपटाओ। सही है। चलो, मैं नहीं बताऊंगा,
आप लोग खुद इसमें से स्कैन करेंगे। द एंशियंट ग्रीक हैड अ नंबर ऑफ। अब तो मैंने बताया है कि देखो जब स्कैन करते हैं तो ये जो अ नंबर ऑफ है, मैंने इसी हफ्ते मंडे ट्यूसडे के सेशन में नंबर ऑफ को याद करवाया है। बताओ अ नंबर ऑफ कौन सा वर्ड उठाओगे? बिल्कुल पेपर बेस में हाईलाइट किया, कीड़े मकोड़े सब जो दिल चाहे कर लो, कोई टेंशन नहीं है। अ नंबर ऑफ सम हो सकता है, देखो ऐसा ही कोई और भी मिलेगा। तुम पहले चले जाओ एंशियंट ग्रीक्स के पास और वहीं पर तुम जाके आगे पीछे पढ़ो, उसी के आगे पीछे पढ़ना, तुम्हें नंबर ऑफ का कोई मिल जाएगा। इकरा को मिल गया, तुम्हें उसी का रिश्तेदार मिलेगा। तुम कहोगे सर ये जो वर्ड है ना, ये हमें क्वांटिटी बताता हुआ नजर आ रहा है। पहले तुम जाओ एंशियंट ग्रीक पर, एंशियंट ग्रीक के आगे पीछे देखो, तुम जाके सेंटेंस को पढ़ो। इकरा का जवाब आया सिर्फ अभी तक, बाकी आवाम सो रही है मेरे पास। शामिर आगे पीछे तो देखो ना, कहाँ जा रहे हो? द एंशियंट ग्रीक्स पूरा सेंटेंस पढ़ लो। वेरी गुड, फाइका भी पहुंच गई। वेरी गुड भाई, ये एंशियंट ग्रीक है, इस सेंटेंस को पूरा तो पढ़े, इसी में जवाब मिल जाएगा। अब ये भी अच्छा देखो, मैं तुम्हें एक बात, आंखें बंद कर लो आंखें बंद। अ नंबर ऑफ के बाद जो भी वर्ड आएगा वो प्लूरल में होगा। लिख लो अपने पास टेक्निक। अ नंबर ऑफ के बाद जो भी वर्ड आएगा वो प्लूरल में आएगा। तो द एंशियंट ग्रीक्स में आप जहां जाते हैं शामिर, जो भी जवाब आएगा वो प्लूरल में आएगा। तो अब प्लूरल का मतलब है एस और एस लगा हुआ होगा। तुम इस सेंटेंस में पढ़ो दोबारा से, देखो इसके अंदर कौन से वर्ड के साथ एस और एस लगा हुआ है। तो इट्स ओके बेटा, आज पता नहीं मैं डांट रहा हूँ, आज मैंने डांटा है एक क्लास और डांटा है। आवाज ऊंची हो गई आज हमारी, सॉरी बेटा। आज सो गए ना, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। मैं बेटा, अस्तगफिरुल्लाह, कहाँ चलेगा सेंटेंस, पता नहीं कहाँ जा रहा है ये। भाई यहां से देखो शुरू हुआ है सेंटेंस, ये सेंटेंस शुरू हुआ और ये फुल स्टॉप पे आके खत्म हो जाता है सेंटेंस, आगे कहाँ चले गए? वो ये वाला एस देख रहा है एक बच्चा, ये वाला। तो बस उसी सेंटेंस में देखो कहाँ है। सही है ना, मिथ्स, MYTHS। नहीं बेटा, सेवरल मिथ, सेवरल का मतलब अ नंबर ऑफ, सेवरल का मतलब अ नंबर ऑफ। आई बात समझ? चलिए आगे, अब अगला लेकर आइए। अब देखिए वहां लिखा हुआ है, it seems most likely that the mechanism which controlled them consisted of dash which work by human operators। तो आपको ह्यूमन ऑपरेटर्स ढूंढने हैं। आपको कहीं ह्यूमन नजर आ रहा है? ह्यूमन ऑपरेटर, ह्यूमन ऑपरेटर देखें, तलाश करें ह्यूमन ऑपरेटर। आप खुद तलाश करें, मैं नहीं चाहता मैं हलवा बनाऊं, आप खुद ही हलवा खाएं जाकर। मिल गया, वेरी गुड इरफान। ह्यूमन ऑपरेटर, बाय ह्यूमन ऑपरेटर, वहां पे भी लिखा हुआ है बाय ह्यूमन। कहाँ चली गई इकरा, कहाँ? बाय ह्यूमन एक्शन, बाय ह्यूमन एक्शन। देखो सारे वर्ड्स मैच कराऊं, एक एक वर्ड मैच कराऊं। लिखा हुआ है इट सीम्स मोस्ट लाइकली दैट, इट सीम्स मोस्ट लाइकली दैट, प्रोबेबली, प्रोबेबली, सीम, लाइकली, लाइकली का मतलब प्रोबेबली, एक्टिवेटेड बाय, एक्टिवेटेड बाय, एक्टिवेटेड बाय, एक्टिवेटेड बाय लीवर्स एंड पावर्ड बाय ह्यूमन एक्शंस। तो कहता है इट सीम्स दैट द मैकेनिज्म विच कंट्रोल्ड देम कंसिस्टेड ऑफ डैश वर्क बाय ह्यूमन ऑपरेटर्स। तो मैं कंसिस्टेड ऑफ व्हाट? वेरी गुड, कंसिस्टेड ऑफ। अब अगर इसमें एस नहीं लगाया तो गए तुम लोग। लिवर्स, क्योंकि आगे वर लिखा हुआ है, जो भी जवाब आएगा वो प्लूरल में होगा। अगर तुमने यहां लिवर लिख दिया तुम्हें जीरो मिलने वाला है। लिवर्स। अच्छा आगे चलो, सम ऑटोमेटा,
Some or preposition replaced with preposition. Some automata were designed to be dash with an educational purpose. Some automata were sometimes, यानी कि some automata were designed to be intended as toys or tools for demonstrating basic scientific principle. क्या लिखूं? To be? नहीं बेटा, स्मॉल में जैसा यहां लिखा हुआ वैसे ही लिखो, कोई कैपिटल नहीं है। जैसा यहां लिखा हुआ है बिल्कुल आपको वैसा ही लिखना होता है। वेरी गुड। टूल्स डिजाइन टू बी, बेटा एक वर्ड लिखना है, वन वर्ड लिखा हुआ है, वन वर्ड ओनली, टूल्स। ट्वाइस एजुकेशनल होते हैं बेटा, डिजाइन टू बी ट्वाइस विद एन एजुकेशनल पर्पस। सुभान अल्लाह। टूल्स फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग एजुकेशनल पर्पस, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। देखो पढ़ लिया करो, पूरा सेंटेंस पढ़ा करो, शायद अकल काम कर जाए उसको। चलिए आप आइए, ये वाली फिलिंदा ब्लैंक्स को निपटाइए, खुद ही जाएंगे आप लोग, मैं नहीं बताऊंगा। मैकेनिकल थिएटर मिल गया। अब वहां लिखा हुआ है इन कोर्ट लाइफ इनसाइड आ, जाओ कोर्ट लाइफ लेकर आओ। कोर्ट लाइफ, ये रहा, मैं कोर्ट लाइफ दिखा देता हूँ, ये रहा कोर्ट लाइफ। चलो अब जवाब बताओ, पूरा सेंटेंस पढ़ो। कोर्ट लाइफ इनसाइड आ तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्लू हो गया है। इनसाइड, पढ़ो पूरा सेंटेंस, जवाब दे दोगे। अब इस यार ये जवाब भी गलत हो ना, कसम से मैं फिर दो रोटी ज्यादा खानी पड़ेगी मुझे। अस्तगफिरुल्लाह यार, मतलब कोई सेंचुरी लिख रहा है, इनसाइड अ सेंचुरी, इनसाइड अ बिल्डिंग। पढ़ो तो सेंटेंस तो पढ़ो यार पूरा। द फिगर इनसाइड आ पैलेस डिपिक्ट 18th century court life. द मैकेनिकल थिएटर शोज यानी कि डिपिक्ट्स कोर्ट लाइफ इनसाइड आ, कोर्ट लाइफ इनसाइड आ पैलेस। ये गलत नहीं होना चाहिए बेटा, फिलिंदा ब्लैंक्स में गलती नहीं होनी चाहिए। इन मैकेनिकल थिएटर बिल्डिंग वर्कर्स बुचर्स बार्बर्स रिप्रेजेंट वेरियस डैश ऑफ द टाइम। बताओ वेरियस के बाद जो वर्ड आना चाहिए वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? प्लॉरल होगा। अच्छा, मैंने टाइम के बारे में ये पांचवी या छठी मर्तबा मैंने आपकी किताबों में देखा है, टाइम इज इक्वल टू पीरियड। लिख लो अपने पास, ये मैंने पांचवी या छठी मर्तबा देखा है। इनसाइड अ पैलेस रीता, इनसाइड अ पैलेस लिखा हुआ है, देखें बिल्कुल सामने, इनसाइड अ बिल्कुल हलवा कर दिया उन्होंने, पैलेस। फिर उसके बाद वो कहता है रिप्रेजेंट वेरियस डैश ऑफ टाइम, वेरियस डिमॉन्स्ट्रेट ऑल मैनर ऑफ ट्रेड्स ऑफ द पीरियड। अपने पास वोकैबुलरी नोट कर लीजिएगा, ये फिक्स वोकैबुलरी है आप लोगों की, टाइम इज इक्वल टू पीरियड। वेरियस ऑल मैनर्स ऑफ, वेरियस के बाद प्लॉरल आएगा, सेवरल के बाद प्लॉरल आएगा, अ नंबर ऑफ के बाद प्लॉरल आएगा। देखो याद करते रहो ये बातें, जब तुम लिखोगे ना अपने पूरे रजिस्टर मेंटेन करोगे तो तुम्हें याद होगा। डैश प्रोवाइड्स, अच्छा अब देखो जवाब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, 38 का बताओ। डैश प्रोवाइड्स पावर, मारिया बेटा, आगे प्रोवाइड्स लिखा हुआ है। अगर प्रोवाइड्स लिखा हुआ है, एस और एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कंफर्म जवाब सिंगुलर होगा। अब पावर की बात हो रही है और मैकेनिकल थिएटर को पावर कौन दे रहा है, पहले आओ मैकेनिकल थिएटर और पावर के करीब करीब चलते हैं। तो मैकेनिकल थिएटर और पावर कहीं नजर आ रही है? मैकेनिकल थिएटर और पावर, पढ़िए। द थिएटर, मैकेनिकल थिएटर नहीं लिखा उन्होंने, उन्होंने थिएटर लिखकर दे दिया आपको। देखें, द थिएटर shows great skill in clock making and water technology consisting of hidden water wheels। तो बताइए कौन सी पावर? अस्तगफिरुल्लाह।
बिजली किससे बनती है भाई? पावर किससे आती है आपके घर में? साइंस पढ़ लेते हैं ना तुम लोग किताबों में। बिजली पानी से आती है ना, पावर कहाँ से आई है? वाटर टेक्नोलॉजी। वाटर प्रोवाइड्स द पावर। न्यू डैश दैट डेवलप, वाटर लिखेंगे, जवाब है वाटर प्रोवाइड्स द पावर, नॉट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स द पावर, वाटर प्रोवाइड्स द पावर। न्यू डैश दैट डेवलप इन 19th सेंचुरी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटा। न्यू, किस चीज ने इसको सस्ता कर दिया? मेड चीपली, मैंने देखो आपको ये बता दिया, सस्ता कर दिया, मेड चीपली। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ऑटोमेटा। अब पूरा सेंटेंस पढ़ो और पूरा सेंटेंस पढ़ के मुझे बताओ किस चीज ने इसकी कॉस्ट को कम किया। न्यू क्या? पहली लाइन में बताओ न्यू क्या। तुम्हें एक वर्ड लिखने की इजाजत है। शामिर, वेरी गुड। न्यू टेक्निक्स, ये न्यू मास कहां से आ गया? फिजिक्स पढ़ लेते तो मास नहीं लिखते आप। न्यू टेक्निक्स होती है ना बेटा, नई नई टेक्निक्स होती हैं, न्यू टेक्निक्स। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी मोस्ट ऑटोमेटा वर इंटेंडेड फॉर यूज बाय। और आगे चलिए और इस सेंटेंस को पढ़िए और बताइए जवाब में क्या लिखेंगे। द मोस्ट ऑटोमेटा वर इंटेंडेड फॉर यूज बाय, ज्यादातर अब कौन इस्तेमाल कर रहा था इनको? एडल्ट्स या चिल्ड्रन? चिल्ड्रन। ठीक है भाई, चिल्ड्रन। सेंटेंस पढ़े। दे बिकेम टॉयज फॉर चिल्ड्रन बजाय एन एक्सपेंसिव एडल्ट अम्यूजमेंट। दे बिकेम टॉयज फॉर चिल्ड्रन रादर देन, बजाय, रादर देन का मतलब बजाय, एन एक्सपेंसिव एडल्ट अम्यूजमेंट। अब आ जाइए लिस्ट ऑफ पीपल। अब आपको सिंपल, आपने नाम स्कैन कर लिए थे। अब आपको मैंने कहा था कि अब आप सबसे पहले इन 5 वर्ड्स स्टेटमेंट्स को पढ़िए और स्टेटमेंट्स को पढ़कर उनमें से कीवर्ड्स को निकालिए। आइए। क्रिएटेड एन ऑटोमेटा दैट रिप्रेजेंटेड अ बर्ड इन वाटर। रिप्रेजेंटेड अ बर्ड इन वाटर। इंटरेक्टिंग विद इट्स सराउंडिंग, इंटरेक्टिंग मतलब टॉकिंग, चैटिंग with its surrounding. Created an automata that performed on a musical instrument. तो अब आपके जहन में पूरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट आ जानी चाहिए। प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स, प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स एंड हाउ, अबाउट हाउ टू क्रिएट ऑटोमेटा। क्रिएटेड ऑटोमेटा विच रिक्वायर्ड अ ह्यूमन बीइंग टू ऑपरेट द मैकेनिज्म। यूज्ड एयर एंड वाटर पावर। मैंने 5 बातों को पढ़ा और पढ़ने के बाद बस मैंने इस राइटर की बात को पढ़ना है और आप ठक से जवाब देंगे। डैश एक्सपेरिमेंटेड विद एयर प्रेशर एंड न्यूमेटिक प्रिंसिपल्स। पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, है ना? काबिलियत, काबिलियत का सवाल, काबिलियत का सवाल है ये। जिसको एयर प्रेशर और निमोनिया, मेडिकल वाले भी शायद पहुंच जाए, निमोनिया का ताल्लुक किससे है, न्यूमेटिक प्रिंसिपल से क्या मुराद है? एक कॉमर्स का बच्चा आपको समझा रहा है। हमने तो भाई कॉमर्स से पढ़ा था, जनरल ग्रुप से पढ़ा था, साइंस तो हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन आइल्स पढ़ते पढ़ते हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी काफी स्ट्रांग हो गई है। कहीं कहीं हम मार खा जाते हैं, सीख रहे हैं। न्यूमेटिक प्रिंसिपल, तो ये एयर एंड वाटर का वर्ड आ गया। यूज्ड एयर एंड वाटर पावर, प्रिंसिपल्स पावर। सो अब आप जवाब क्या लिखेंगे? ये बात किसने कही है? ये बात इन्होंने कही है। आपने 35 का ए लिख देना है। आगे चल, अब देखो और कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, जाओ। अरब इंजीनियर्स, अरब engineers wrote detailed
territories and how to build programmable musical fountains. Wrote detail, बताओ, wrote detailed how to, very good, very good. Produce documents about how to create automata. Produce documents about how to create automata. अब इसका जवाब आपने क्या लिख दिया? ये अरब इंजीनियर्स ने कही है बात, आपने इसका जवाब बी लिख दिया। अब डेवेंची ने कौन सी बात की है? शेर। शेर का कहीं जिक्र है? शेर का जिक्र है? मेड अ लाइन। बर्ड का जिक्र था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र था, ह्यूमन ह्यूमन बीइंग का जिक्र था, तो इसको तो गोली मारो, आगे चलो। ऊपर देखो, मैलर्ड। मैलर्ड made extensive or Mallard made extensive use of gearing and cogs to produce automata of horses. Work by turning a handle. Work by turning a handle. 31 कौन सा बेटा? अभी आ रहे हैं, 31 का भी कहाँ आया? बर्ड कहाँ पर आई? अभी तो बर्ड नहीं आई ना। इंटरेक्टिंग कर रही हो बर्ड, इंटरेक्टिंग। उसकी तो एक बात आ गई है, बस एक ही एक लिखा हुआ ही नहीं है, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। आप कंफ्यूज हो रही है बस, और कुछ नहीं। अब आपको मेलड की कौन सी बात मिली? कह रहे टर्निंग अ हैंडल, वर्क बाय टर्निंग अ हैंडल। तो देखो, बताओ, हैंडल जो टर्न ऑन करेगा वो कौन होगा? बताओ, ये हैंडल चलाने वाला कौन होगा? वर्क बाय टर्निंग अ हैंडल। कॉमन सेंस यूज करो। इट मीन्स अ ह्यूमन बीइंग टू ऑपरेट द मैकेनिज्म। तो ये बात किसने कही है? मेलर्ड ने कही है। ठीक है भाई। उसके बाद आपके पास आ गया कौन? मैडलिन। सिल्वर स्वान। स्वान। Swan sits in a stream consisting of glass where small fish are swimming. When the clock is wound, a music box plays and the glass rod rotate, giving the impression of a flowing streams. The swan turns its head from side to side. इधर घूमती है, उधर घूमती है, ऐसा लगता है उस किसी से बातचीत कर रही है। It soon notices the fish bends down to catch and eat one. किसके साथ जाएंगे? जा रहे हैं इसके साथ। Interacting with surrounding, side to side, turns its head from side to side. So ये बात किसने कही? कौन है ये? मैरलिन। 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 अच्छा, इसका ये वो कहाँ गया? हमने इसको मिस कर दिया, इसकी बात। ये एक राइटर, देखो, जब जब भी कहते हैं कि ना, अब आपका पेपर होगा ना, तो पेपर में नामों को पहले स्कैन किया होगा तो नजर आ रहा होगा। प्रोड्यूस अ डक विच मेड अ glided copper which ate, drank, and quacked like a real duck. He also made a life-size female flute player. आपकी इंस्ट्रूमेंट लिस्ट से मैच हो रही है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट प्लेयर। तो ये वाली बात किससे मैच हो गई भाई? फ्लूट प्लेयर किसने बनाया है? इसने। मैरलिन ने कौन सी बात की है? मैरलिन ने ये वाली बात की है। दैट्स ऑल। मुश्किल कुछ भी नहीं है, लिस्ट ऑफ पीपल बहुत आसान होता है याद रखना, बस तुम्हारा तरीका सही होना चाहिए। अगर तुमने देखा फिलिंदा ब्लैंक्स ही, तुमने फिलिंदा ब्लैंक्स को पहले निपटाना है, तुम्हारा टाइम सेव होता है फिलिंदा ब्लैंक्स में। उसके बाद जो राइटर्स को तुमने स्कैन किया हुआ है, उन राइटर्स का जो डेटा है, जैसे लिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन थी, पहले इसको पढ़ना। पहले इसको पढ़ना, जब इसको पढ़ लोगे तो उसके बाद जो है वो फिर आप अपने जो नाम स्कैन किए हैं, बस उनकी बातों को पढ़ो। उनकी बातों को पढ़ोगे, थिंग्स विल बिकम वेरी इजी। तुम ट्राई कर लेना, ठीक है? आज के असाइनमेंट के अंदर आ जाइए। अब हम छलांग लगा रहे हैं एकेडमिक रीडिंग।
लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल हमारे पास आ रहा है। अच्छा हो गया, आज एक लिस्ट ऑफ हेडिंग भी हो गया और आज हमारे सामने एक लिस्ट ऑफ पीपल भी आ गया। अब इस सवाल को कैसे करें? बच्चे शुरू कर देते हैं डायरेक्ट लिस्ट ऑफ हेडिंग से। मैं कहा रुक जाओ, सब्र कर लो और सवाल लिख लो कौन कौन से। अब इसमें कुछ सवाल, अब ये जो 6 नंबर है ना, 6 नंबर, ये 6 नंबर आपको इसको पढ़ते हुए एक साथ उठाने हैं। इसको कैसे उठाएंगे? आप इसमें से पहला पहला कीवर्ड निकाल लीजिए। फिर इन द ब्लैंक्स की ज्यादा टेंशन ना लीजिएगा, 1 नंबर का सवाल है। और उसको यहां पर बस एक प्रॉपर नाउन पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है उरुबंबा वैली। और यहां पर जो बात हो रही है वो ट्रांसपोर्टेशन की हो रही है। हैड बीन क्रिएटेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, क्या चीज ट्रांसपोर्ट की जाती थी। मैंने एक कीवर्ड याद कर लिया, उरुबंबा वैली। फिर ऊपर वहां पर मैंने देखा साउथ अमेरिका इन सर्च ऑफ एन इंसा सिटी, और यहां पर लिखा हुआ है उरुबंबा वैली। मैंने कहा ओके, मैंने दो बातों को पढ़ लिया और एक नजर मैंने अपने पैराग्राफ्स पे डाली तो मुझे साउथ अमेरिका दिखा। साउथ अमेरिका के बाद मुझे उरुबंबा मिला। फिर मैंने कहा सिग्निफिकेंस ऑफ माचू पिचू, और माचू पिचू ये तो हर जगह लिखा हुआ नजर आएगा। आप ऊपर देखें नाम में हर जगह आपको ये वर्ड नजर आना शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में हर पैराग्राफ में आपको ये वर्ड नजर आएगा। तो अब याद रखना, मैं आज एक बड़ी जबरदस्त टेक्निक समझाऊंगा, तुक्का लगाना भी सिखाऊंगा आज के सेशन में, कि अगर तुम्हारा टाइम शॉर्ट हो तो तुम ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में किस लेवल पर जाकर तुक्का लगा सकते हो। ठीक है? खास तौर पे पैसेज 3 के अंदर इस तरह के मामलात हो जाते हैं कि आपके पास टाइम नहीं होता। लेकिन एक तरीका होता है कि अगर आप वो तुक्का लगाएं जिस तरह से आज मैं बताऊंगा, एजुकेशनल गैसिंग कहलाती है ये, तो हो सकता है कि आपको मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। कैसे, आज सब आपको गाइड करेंगे। तो अब आपने स्कैन कर लिया कि अब आपको पैराग्राफ ए से मुझे नजर आ रहा है कि भाई साउथ अमेरिका लिखा हुआ है। फिर मुझे नजर आ रहा है बी में उरुबंबा, नीचे 20। मैंने कहा यार यहाँ से तो ऐसा लग रहा है पैराग्राफ ए से 2 नंबर है, पैराग्राफ बी से 3 नंबर है। और उसके बाद फिर मेरा ज्यादातर फोकस सेट हो जाएगा कहाँ पर? लिस्ट ऑफ हेडिंग पर। तो मेरे फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे सिमिलर वर्ड्स नजर आना शुरू हो गए हैं। अल्लाह करे आपको भी ऐसे ही सिमिलर वर्ड्स नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है? आइए, अब क्या करना है? अब आप लोग काम करेंगे। अब इससे पहले कि आप रीड करें, आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को रीड करेंगे, क्योंकि दोनों तीनों सवालात को साथ लेकर चलेंगे हम। ऐसा नहीं है कि अब मैं पहले वो 2 सवाल करने बैठ जाऊं, नहीं। ये करोगे कभी पेपर वक्त पर नहीं होगा। मैंने अभी देखो इससे पहले वाले पेपर में इजाजत दे दी थी, जाओ पहले फिल इन द ब्लैंक्स कर लो। लेकिन जब लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल आ जाता है, अब मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा कि पहले फिल इन द ब्लैंक्स कर लो। दैट विल बी योर वेस्ट ऑफ टाइम। आपको वो पैराग्राफ फिर पढ़ना पड़ेगा फिल इन द ब्लैंक्स लिस्ट ऑफ हेडिंग के लिए। और ये मेरी एडवाइस रहती है, डोंट रीड योर पैराग्राफ मोर देन 1 टाइम। एक दफा से ज्यादा आपको किसी पैराग्राफ को नहीं पढ़ना, खास तौर पे 3 मुख्तलिफ सवालात के जवाबात को ढूंढने के लिए। हाँ, एक सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे हैं, आप एक लाइन को रिपीट कर लें आप समझने के लिए, वो इट्स ओके। लेकिन आपने पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग करी, फिर आपने कहा चलो अब मैं ब्लैंक्स ढूंढती हूँ, फिर आपने कहा चलो अब मैं एमसीक्यूज ढूंढती हूँ, तो बस फिर तो हो गया, एक ही पैसेज होगा और टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है? चलिए, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को पढ़ना पड़ेगा पहले और इसको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। कंप्यूटराइज कंप्यूटराइज आइल्स के अंदर आप इसको बिल्कुल अपने सामने रख सकते हैं। पेपर ऐसा ही होगा आमने सामने, तो वो आपके आमने सामने रहेगा, दिमाग पे ज्यादा बर्डन नहीं होगा। लेकिन पेपर बेस में ये होता है कि पेज आगे पीछे करना पड़ता है, टर्न करना पड़ता है, तो वो जहन में रखना पड़ता है रीड करते वक्त। अब रीड करते वक्त इसको सामने रखो, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना? जहन में ज्यादा बर्डन ना डालो। डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ द सेम जर्नी, different accounts of the same journey. Bingham gains support, a common belief, the aim of the trip, a dramatic description,
A dramatic description, a new route. Bingham publishes his theory. Bingham, lack of enthusiasm. अगर मैं एक एक वर्ड देखूं जो इंपॉर्टेंट है तो कहता है different accounts gain support, believe, aim, description, route, publishes और lack of enthusiasm. ये बातें मैंने अपने जहन में रखी, सामने रखी. Now I am going to read my very first paragraph. When the US explorer and academic Hiram Bingham arrived in the South America in 1911, he was ready for what was to be the greatest achievement of his life. एक इंसान की जो अचीवमेंट होती है, बताइए वो उस इंसान की जिंदगी का क्या होता है? बता दो ना. आपकी जिंदगी की जो अचीवमेंट्स होती हैं वो बेसिकली आपकी जिंदगी का क्या होता है? गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है. तो अब बताओ कहां जाओगे? Achievement of his life. The exploration of the remote hinterland of to the west of Dash, the old capital of the Dash Empire in the Andes Mountains of Peru. His goal was to locate the remains of a city called Vitco, the last capital of the Inca civilization. तो आप इसकी जिंदगी का आपको मकसद नजर आ गया. अब कॉमन, माफ कीजिएगा, द एम ऑफ द ट्रिप. द एम ऑफ द ट्रिप. अब जवाब कैसे लिखते हैं? जवाब लिखने के लिए आप अपने आंसर शीट के अंदर 14 के आगे रोमन में लिखिएगा 4. रोमन में लिखिएगा. कंप्यूटराइज के अंदर तो ऑप्शंस होंगे, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं होगी, बस सेलेक्ट करना होगा. ठीक है भाई, चले आगे. अच्छा, अब उसके बाद कहता है, अब देखो, अब लिस्ट ऑफ हेडिंग आ गई. अब तुम जरा शिफ्ट हो जाओ कहां पर? बिंगम वेंट टू साउथ अमेरिका इन सर्च ऑफ एन इंसा सिटी. क्या ये वाकई इसकी तलाश में गया था? वॉज टू लोकेट द रिमेन्स ऑफ अ सिटी, द लास्ट कैपिटल ऑफ द इंसा सिविलाइजेशन. बेटा नाम वही है, इंसा लिखा हुआ तो है, थोड़ा सा उन्होंने आगे पीछे किया हुआ है आपको परेशान कर. मकसद यही था, इन सर्च ऑफ एन इंसा सिटी, इंसा सिविलाइजेशन एक ही बात है. द लास्ट कैपिटल ऑफ इंसा सिविलाइजेशन. कैपिटल का नाम लिखा हुआ है, हकीकत में है तो वो नाम, शहर का नाम तो इंसा सिटी है. इट इज एब्सोल्युटली ट्रू बेटा. कहाँ से तुम्हें फॉल्स गया था वो? किस मकसद से गया था? ढूंढने के लिए. इन सर्च ऑफ, locate, to locate the remains, in search of, search, तलाश of an Insa city. आगे चलिए. अब मुझे उरुबम्बा का वर्ड यहाँ पे भी मिल रहा है, उरुबम्बा का वर्ड नीचे भी मिल रहा है, वहीं से चलते हैं. कहता है बिंगम प्लान्स वाज टू डिसेंडेड फ्रॉम द अलोंग द वैली ऑफ द उरुबम्बा रिवर which takes a dash route down the Amazon and passes through an area of dramatic canyons and mountain ranges. जब बेंगम एंड उसकी टीम सेट डाउन ऑफ द उरुबम्बा इन लेट जुलाई, उनको एक फायदा मिला. They had an advantage over travelers who had preceded them, जो उनसे पहले आए थे. A track. ट्रैक का दूसरा वर्ड क्या होगा? A track. A route. A track had recently been blasted down the valley canyon to enable rubber to be brought up by mules from the jungle. तो एक जो ट्रैक था उसे धमाके से उड़ा दिया गया था. Down the valley, enable rubber to be brought up by mules from the jungle. अब बताओ, ये जो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही थी, had been created फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ये जो म्यूल्स हैं, खच्चर को बोलते हैं, जो गधे के भाई होते हैं, क्या लेकर आ रहे थे गधों पे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनेबल रबर टू बी ब्रॉट अप बाय म्यूल्स. रबर. 25 का जवाब आपको मिल गया, रबर. अच्छा, अब मुझे बताइए, वहां लिखा हुआ है बिंगम चूज अ पर्टिकुलर रूट डाउन द उरुबम्बा वैली बिकॉज इट वॉज द मोस्ट कॉमन रूट. कॉमन रूट तो धमाके से उड़ गया भाई, समझ रहे हो बात?
कॉमन रूट तो धमाके से उड़ गया है, तो इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। पहला ट्रू हो गया, दूसरा फॉल्स हो गया। अच्छा, एक नॉट गिवन कंपलसरी होता है। अब याद रखो, एजुकेशनल वे ऑफ गेसिंग। बताओ 23 24 का दोनों का जवाब, अगर तुम्हारे पास टाइम कम होगा तो क्या लिख कर आ जाओगे? तुम्हें 21 22 तुम्हारा बिल्कुल सही है। तुम्हें कितने नंबर मिल गए इस वक्त? चार में से चार में से दो मिल गए तुम्हें, लेकिन तुम चाह रहे हो कि तुम्हें चार में से तीन मिल जाए। तो बताओ दोनों का जवाब क्या लिख कर आओगे? दोनों का जवाब नॉट गिवन लिखना, क्योंकि इसमें से एक नॉट गिवन लाजमी होगा। तो तुम्हें फ्री फिर +1 हो गया। लेकिन अगर तुमने तुक्का लगाया, चलो इसका फॉल्स लिखती हूँ, उसका नॉट गिवन, इसका नॉट गिवन, उसका फॉल्स, नहीं। तुक्का लगाने का तरीका यह है कि सारे नॉट गिवन लिख देना, दोनों नॉट गिवन। अच्छा, एक और बात, मेरे उन बहुत ज्यादा ज़हीन बच्चों के लिए ऐसी बातें बताना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा, सर मुझसे नहीं हो रहा पेपर, तो आपके पास अगर 8 MCQ, 8 ट्रू फॉल्स आ गए, तो अगर तुम्हें नहीं कुछ हो रहा और तुम्हें 4 नंबर चाहिए, तो तुम सबका जवाब ट्रू लिखकर आ जाना। अब ये मत करना अक्कड़ बक्कड़ करके कि इसका ट्रू, इसका फॉल्स, उसका फॉल्स, इसका ट्रू, तो तुम्हें 8 में से कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुमने सबके ट्रू कर दिए, तो तुम्हें 8 में से 4 तो मिल गए, क्योंकि 8 में से 4 तो ट्रू ज्यादा होते हैं, कभी कभार नॉट गिवन भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन तुक्का लगाने का तरीका जो ये होता है, ये हमें किसने बताया था? ये हमारे एक प्रोफेसर थे, वो एनटीएस का पेपर बनाते थे। एनटीएस के पेपर सेटर थे आजकल कनाडा में, बहुत बड़े काबिल आदमी थे। तो कह लगे भाई देखो, अगर तुक्का लगाना है, तुम्हारे पास 100 MCQs हैं, 100 MCQs हैं तुमने, और तुमने 50 कर लिए, और वो बिल्कुल सही है। तो कह लगे 50 में से एवरेज निकाल लो कि तुमने ए कितने लगाए, बी कितने लगाए, सी कितने लगाए और डी कितने लगाए। तो कह लगे जो तुमने सबसे कम लगाए हो, बाकी 50 के जवाबात में तुम वही लिख दो, सी 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 सी। तो कह लगे उस 50 में से तुम्हें कम से कम 20 तो मिल जाएंगे नंबर। समझ रहे हो बात? तो जब आपको अगर कोई बहुत मुश्किल पेपर आ जाए, या आपके पास टाइम खत्म हो जाए और आपको तुक्का लगाना हो, तो तुक्का लगाने का तरीका भी सर ने आपको बता दिया है। सारे या तो ट्रू लिखना, या तो सारे फॉल्स लिखना, या सारे नॉट गिवन लिखना। ये मत करना किसी का ट्रू, किसी का फॉल्स, किसी का नॉट गिवन, एंड यू आर नॉट श्योर वेदर द आंसर्स आर करेक्ट और नॉट। जब आप श्योरिटी ना हो, हाँ श्योरिटी है दो की, आपको श्योरिटी हो गई कि ये तो मेरे बिल्कुल सही है, मैंने सही लगाया। जहां श्योरिटी नहीं है, उन सबका जवाब सेम कर देना। हाँ, ऊपर तुमने एक लगा दिया ट्रू, एक लगा दिया फॉल्स, तो अब दोनों के लगा देना नॉट गिवन नॉट गिवन, तो एक नंबर तो तुम्हारा कंफर्म है। दिस इज हाउ यू कैन राइट योर आंसर्स व्हेन यू रन आउट ऑफ टाइम। आगे चलते हैं। अच्छा, अब तुम्हारे तुम्हारे अब तुम्हारा फोकस लिस्ट ऑफ हेडिंग हो जाना चाहिए। तुम अब इस दो के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना, क्योंकि तुम्हें पता है एक तो मिलेगा ही नहीं। देखो, ये वो बातें बता रहा हूँ वेयर यू वेस्ट योर टाइम। अब तुम इन दो के चक्कर में ना रहो, क्योंकि एक बात तो है ही नहीं, तो बात तो एक ही रह गई। तो बस इन दो बातों को पढ़ लो। पिंगम अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ माचू पिचू एज सुन एज ही सॉ इट। अच्छा, सिग्निफिकेंस का जो वर्ड है ना, मैंने तकरीबन 7 8 मरतबा देखा है आपके पेपर्स में। तो सिग्निफिकेंस का वर्ड होता है इंपॉर्टेंस। लिख लो, सिग्निफिकेंस का जो वर्ड है, वो मैंने इंपॉर्टेंस से अक्सर देखा है। ठीक है। बिंगम रिटर्न टू माचू पिचू इन ऑर्डर टू फाइंड एविडेंस टू सपोर्ट हिज थ्योरी। मैंने 21 का बेटा ट्रू है, 22 का जो है वो फॉल्स है। ठीक है, चले। अब हम जा रहे हैं, हमारा टारगेट होने जा रहा है अब। इसका पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग आप मुझे बता दीजिए। धमाके से आपने ट्रैक उड़ा दिया है, तो बताओ अब ट्रैक वाला कौन सी हेडिंग उठाओगे? धमाके से तुमने ट्रैक उड़ा दिया है, तो अब क्या करोगे? वेरी गुड। इसका मतलब है जब धमाके से ट्रैक पुराना उड़ गया है, तो एक नया ट्रैक आ गया है, अ न्यू रूट। ट्रैक इज इक्वल टू रूट। अब आइए, ओनली on 24th July there were a few days into their
descent of the valley. The day begins slowly. Bingham trying to arrange sufficient mules for the next stage of the trek. His companion showed no interest. उसने कहा भाई हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, तुम्हारे साथ जाओ, खुद ही चले जाओ तुम. His companion showed no interest. जाओ लिस्ट ऑफ हेडिंग पकड़ो. His companion showed no interest. Very good, Maria. Lack of enthusiasm. 8. Bingham's lack of enthusiasms. His companions showed no interest. मिल गई. शिफ्ट कर जाओ क्योंकि तुम्हारे पास अभी एक ब्लैंक बाकी है. अब कहता है, आगे चलिए, कहता है नियर बाय हिल. His companion showed no interest in accompanying him the nearby hill to see some ruins. To see some ruins. देखो कोई वर्ड जरूर मिलता है. Bingham found about the ruins of Machu Picchu from a dash in the Urubamba Valley. To see some ruins that a local farmer had told them about. Found out about the ruins of Machu Picchu from a. किसने बताया था? देखो इसमें आर्टिकल से दोस्ती सस्ती होती है बहुत. लोकल फार्मर, लोकल फार्मर, local farmer. Bingham found out about the ruins of Machu Picchu from a from a farmer. Farmer लिखेंगे in the valley from a farmer. आगे चलिए. अब आप लिस्ट ऑफ हेडिंग पे, अब सारा फोकस लिस्ट ऑफ हेडिंग पे. Bingham writes about the approach in vivid style in his book. अगर आपको vivid style, आपने थोड़ा बहुत राइटिंग के बारे में पढ़ा है तो आप vivid style को समझ जाएंगे. जैसे ही हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, इधर से एक सांप आता है जहरीला, capable of considering considerable springs when in pursuit of their prey. क्या कर रहे हैं, किस तरह से बता रहा है. इधर से एक सांप आता है, उधर से दूसरा. अ ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन. ये जो विविड स्टाइल है ये ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन है. ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन. ठीक है, चलिए आगे चलिए. वी शुड रिमेंबर, अब आपके पास सिर्फ 3 हेडिंग्स आपको और बतानी है. वी शुड रिमेंबर हाउएवर द लॉस्ट सिटी ऑफ द इंसा इज अ वर्क ऑफ hindsight, not written until 1948, many years after his journey. His general entries of time, his general entries of time reveal a much more gradual appreciation of his achievement. एंट्रीज का ताल्लुक, जर्नल एंट्रीज का ताल्लुक किससे होता है? हिज जनरल एंट्रीज ऑफ द टाइम रिवील अ मच मोर. और जो उसकी अचीवमेंट है, वो जो उसकी अचीवमेंट है वो बेसिकली क्या है उसका? वो उसका जर्नी था. समझ रहे हो? जो डिफरेंट एंट्रीज, एंट्रीज इज इक्वल टू अकाउंट्स. हिज जनरल एंट्रीज ऑफ द टाइम of the same journey, different accounts of the same journey reveal much more gradual appreciation. He spent, और आगे चलते हैं. At this stage, Bingham did not realize the extent or the importance of the site, or nor did he realize what use he could make of the discovery. अब एक आपने अभी ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आप पढ़ रहे थे कि जैसे ही इसने देखा
इसने कहा ले बाबा, अपनी तो निकल पड़ी। बिंगम अंडरस्टूड द significance of Machu Picchu as soon as he saw it. At this stage, Bingham did not realize the extent or the importance of the site. वहां तो लिखा हुआ है जैसे ही देखा। वेरी गुड। जैसे ही देखा, जैसे ही देखा उसने उसको, तो ये नहीं, ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली फॉल्स हो गया। उसने वहां लिखा हुआ डिड नॉट रियलाइज, तो अब इसका आंसर क्या लिख दोगे? नॉट गिवन। ठीक है, चलिए अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो हेडिंग्स आपको बतानी है। अच्छा, जब हेडिंग्स कम रह जाती है तो पेपर तो और आसान हो जाता है, अगर आपने सही लगाई है। ये देखें, इसको हटा दें, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दें, अब तीन बातें बची हैं। अब पढ़िए। कहता है however soon after returning it occurred to him that he could make a name for himself from his discovery। जब वापस आया उसने कहा लो बाबा, कुछ अपना यूट्यूब का चैनल बनाते हैं। When he came to write the National Geographic magazine, उस वक्त यूट्यूब नहीं था, उसने कहा चलो नेशनल ज्योग्राफिक का मैगजीन लिखते हैं। अब बताओ ये क्या कर रहा है? When he came to write the National Geographic magazine, तो बिंगम publishes his theory, मैगजीन लिख रहा है। अब पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत है? कोई और वजह है पैराग्राफ को पढ़ने की? कोई वजह नहीं है। बस अब तुम्हारे पास दो बातें रह गई है। One question that has perplexed visitors, historians, and archaeologists alike ever since Bingham is why the site seems to have been abandoned before the Spanish conquest. There are no references to it by any of the Spanish chronicles, and if they had known of its existence so close, they would have certainly have come in search of gold. अब वो कहता है एन आइडिया विच हैज गेन वाइड एक्सेप्टेंस ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। जब आप ये कहते हैं एन आइडिया विच हैज गेन एक्सेप्टेंस, तो एन जिस चीज को लोग मानते हैं वो क्या है? अ कॉमन बिलीव। आप देखो लिस्ट ऑफ हेडिंग के लिए ना कोई एक ही लाइन होती है, कोई बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट नहीं होता कि आप पूरा पढ़ के आप जवाब दें। कभी कभार ऐसा होता है कि कॉन्टेक्सचुअल हेडिंग्स होती हैं, लेकिन ज्यादातर 80% ऐसा होता है कि एक लाइन के अंदर ही आपका जवाब छुपा होता है। जैसे यहां लिखा हुआ है एन आइडिया विच हैज गेन वाइड एक्सेप्टेंस ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो जो लोग जिस चीज को मानते हैं वो बेसिकली लोगों का बिलीव होता है। आ गई बात समझ? गॉट इट? आज का असाइनमेंट फॉलो कीजिएगा। नाउ आई एम शिफ्टिंग टुवर्ड्स आईएलटीएस स्पीकिंग, और आज का आपका टारगेट है यू विल टॉक ऑन 30 डिफरेंट टॉपिक्स। पूरा 1 घंटे का सेशन होगा।